हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसके सिलेबस में जाएंगे तो अधिनियमों से संबंधित कई सारे ऐसे अधिनियम हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये सभी अधिनियम बहुत बड़े हैं, इनमें अध्याय बहुत सारे हैं, धाराओं की संख्या बहुत अधिक है। तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर अधिनियम से जिससे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं सारे चीज़ों को समराइज़ करके मैं सारे अधिनियम के ऊपर एक क्विक रिवीजन समरी नोट सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो इस वीडियो सीरीज़ का जो हमारा पहला वीडियो है आज का, इसमें हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 या फिर यूँ कह लीजिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के ऊपर हम देखने वाले हैं। ये सारे अधिनियम जो मैं शॉर्ट नोट्स की तरह सीरीज़ के रूप में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इन सारे को अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार देख के जाते हैं तो आप सभी को बहुत मदद मिलेगा। साथ ही साथ इन सारे अधिनियमों का अगर आप सभी को एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे 14 से 15 वीडियो जो है अलग अलग अधिनियमों का ऑलरेडी डला हुआ है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो आप वहाँ से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आप अपने साथ पेन पेपर भी लेके बैठिएगा ताकि जो कुछ भी आप सभी को इम्पोर्टेंट लगे आप उसको अपने ओन वर्ड्स में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर सके। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो वीडियोस हैं, एक्चुअली में सारे वीडियोस बहुत छोटे छोटे होंगे तो आप इसके वीडियोस को दुगना स्पीड में करके फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो चलिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 या फिर यूँ कह लीजिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सभी को ये याद रखना है कि ये जो 2015 का किशोर न्याय अधिनियम है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को प्रतिस्थापित करता है। प्रश्न तो पहला आपसे यही बन सकता है। इसके बाद जो कह लीजिए कि जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा इसको स्वीकृति कब प्रदान की गई। तो ये डेट आप सभी को याद रखना है, 31 दिसंबर 2015 को प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली। इसके बाद 15 जनवरी 2016 को ये प्रवर्तन किया गया। प्रवर्तन करने का मतलब क्या कि इस दिन से संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को लागू किया गया है। अच्छा, ये जो किशोर न्याय अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा, बाल अपराधियों और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनका देखरेख, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण की व्यवस्था करना ही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के ऊपर बेस्ड हम देखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा इस अधिनियम का जो सेक्शन 2 है, ठीक है, जो धारा संख्या 2 है उसमें परिभाषाओं से रिलेटेड है। डेफिनेशंस बहुत सारे टर्म्स के दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक डेफिनेशन ये याद रखिए कि बालक किसको इस अधिनियम में कहा गया है, तो 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति होंगे उनको बालक कहा गया है। इसके बाद कानून के विरुद्ध बालक या फिर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ किसको कहा गया है, तो ऐसा बालक जिसने कोई अपराध किया हो और जिसकी आयु अपराध के समय 18 वर्ष से कम हो, ऐसे बालकों को कानून के विरुद्ध बालक कहा गया है। तीसरा जो परिभाषा आप सभी को याद रखना है कि संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक किसको कहेंगे, तो अनाथ, परित्यक्त या फिर शोषित बालक जो होगा उनको संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक कहा गया है। उसके बाद भीख मांगने या फिर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया बालक को भी संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक के कैटेगरी में रखा गया है। नशे या तस्करी में फंसा हुआ बालक भी इस कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा आप सभी को कुछ और भी परिभाषाओं को ध्यान देना है, जैसे अनाथ किसको कहा जाएगा, ठीक है, इसका परिभाषा आप देख लीजिएगा। बाल गृह किसको कहते हैं, इस अधिनियम के अनुसार बाल गृह क्या है उसका परिभाषा देख लीजिएगा। इसके बाद बाल देखरेख संस्था क्या होता है, बालक न्यायालय क्या होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका परिभाषा जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इस अधिनियम का जो सेक्शन 2 है, धारा 2 है, उसमें जाके कुछ विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जिसको इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, निर्माण किया गया है, वो कौन कौन से हैं, उनको किस धारा के अंतर्गत निर्मित किया गया है, इन सारे चीज़ों को देखते हैं। तो पहला आपको याद रखना है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है इसको जो है, इसका वर्णन जो आप सभी को इस अधिनियम का जो चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है,
उसकी धारा संख्या 27 में वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, कोई भी राज्य सरकार जो होगा ना, राज्य पत्र में प्रकाशित करके बाल कल्याण समिति का गठन कर सकती है। यह राज्य सरकार का कार्य होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले की सुनवाई करता है। इस समिति के अंदर, मतलब जो बाल कल्याण समिति होगा, इसमें 5 सदस्य होते हैं। इस 5 सदस्य में एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होते हैं। पांचों में से कोई एक महिला होना चाहिए। ठीक है, 4 सदस्य होंगे और उस पांचों में से ही एक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके बाद बालकों को सुरक्षित आश्रय, दत्तक ग्रहण, पालक देखभाल आदि का जो कार्य होता है, उसके लिए आदेश कौन जारी करता है, वो CWC के द्वारा ही आदेश जारी किया जाता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद जो दूसरा है किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। इसको भी राज्य सरकारों के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके इसको निर्माण किया जा सकता है, गठित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो वर्णन मिलेगा इस अधिनियम का जो अध्याय 3 है, ठीक है, अध्याय 3 के अंतर्गत धारा संख्या 4 में इसका पूरा उल्लेख मिलता है कि इसका किस प्रकार से निर्माण होगा, क्या कार्य होता है, सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट समरी आप सभी को दे रहा हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उतना कोई मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो किशोर न्याय बोर्ड है, ये क्या कार्य करता है, तो कानून के विरोध जो बच्चों के मामले की सुनवाई करता है, और इसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की क्या क्या कैटेगरीज हो सकते हैं। तो इसका वर्णन भी आप सभी को धारा संख्या 2 में ही देखने को मिलेगा। एक होता है सामान्य अपराध। तो ऐसा कोई बालक जिसने 3 वर्ष से कम सजा प्राप्त किया है किसी अपराध के लिए, उनको सामान्य अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। गंभीर अपराध या फिर सीरियस ऑफेंस क्या होता है, तो कोई बालक अगर 3 से और 7 वर्ष तक के बीच का कोई सजा किया है, ठीक है, सजा उसने भुगता है, तो वो गंभीर अपराध के अंतर्गत रहा होगा। एक होता है जघन्य अपराध, हीनियस ऑफेंस। यदि कोई बालक 7 वर्ष से अधिक सजा काटता है तो उसका अपराध कैसा होगा, जघन्य अपराध के कैटेगरी में होगा। आप सभी को याद रखना चाहिए। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बात भी याद रखिएगा कि अगर 16 से 18 वर्ष का कोई किशोर के द्वारा जघन्य अपराध किया गया है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यह तय कर सकता है कि उसे वयस्क के रूप में मुकदमे का सामना करना होगा या फिर नहीं करना होगा। ये निर्णय कौन लेगा, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा ही इसका फैसला किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि दत्तक ग्रहण क्या होता है या फिर पुनर्वास और पुनः एकीकरण क्या होता है और इसका कहाँ वर्णन देखने को मिलता है। तो ये तो दत्तक ग्रहण, जिसको हम एडॉप्शन भी कहते हैं, इसका वर्णन जो मिलेगा आप सभी को इस अधिनियम का जो अध्याय क्रमांक 8 है, ठीक है, उसी अध्याय क्रमांक 8 में जो धारा संख्या 56 है, 56 है, उसमें आप सभी को दत्तक ग्रहण एडॉप्शन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और 2015 का अधिनियम में दत्तक ग्रहण पर विशेष अध्याय शामिल किया गया है। हालांकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये अधिनियम जो है 2000 का जो किशोर न्याय अधिनियम है उसको प्रतिस्थापित करता है, लेकिन 2015 के अधिनियम के बाद कुछ विशेष अध्यायों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि इस अधिनियम के द्वारा CARA, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को वैधानिक दर्जा दिया गया है। अच्छा, CARA, इसका वर्णन आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो इस अधिनियम का जो धारा संख्या 68 है, 68 है, उसमें CARA का वर्णन मिलेगा, जो कि एक केंद्र के लेवल का है, केंद्रीय अथॉरिटी है। इसी तरह एक राज्य की अथॉरिटी होता है जिसको हम SARA कहते हैं, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, और इसका जो उल्लेख मिलेगा धारा संख्या 67 में मिलेगा। तो आपको अगर डीपली पढ़ना है तो आप जाके जरूर देखिएगा, और बाकी जब हमारा MCQ वाला प्रैक्टिस को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो इन सारे चीज़ों को MCQ के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके सारे जो वीडियोज़ हैं, 14-15 वीडियोज़ हैं अधिनियम के ऊपर, MCQ के ऊपर बेस्ड, तो आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पुनर्वास और पुनः एकीकरण क्या होता है। देखिए, तो बालक के सर्वोत्तम हित में पुनर्वास गृह, विशेष गृह, खुला गृह आदि की व्यवस्था किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक पुनः एकीकरण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो पुनर्वास और पुनः एकीकरण का वर्णन कहाँ मिलेगा, तो इस अधिनियम का जो अध्याय संख्या 7 है, ठीक है, उसकी जो धारा संख्या 39 है, जो 39 है, उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलेगा।
तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ उसका आप पर्टिकुलर जाके अध्याय और धारा में जाके थोड़ा सा डीपली पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर रिवीजन करना है तो इस वीडियो को एटलीस्ट आप रिवीजन करके चला जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जाके थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसी धाराएं हो सकती हैं जो कि एग्जाम में इस अधिनियम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, धारा 2 में तो हमने देख लिया कि सभी प्रकार के जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो इस अधिनियम के अंदर प्रयोग किया गया उसको डिफाइन किया गया है, उन शब्दों को परिभाषित किया गया धारा 2 में। धारा 3 में क्या किया गया है, तो किशोर न्याय के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये किशोर न्याय के सिद्धांतों से संबंधित भी प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं, तो आप एक बार जाके जरूर पढ़िएगा और उसका वर्णन धारा 3 में मिलेगा। धारा 4 है, इसमें हमने पहले भी देखा कि किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। धारा 27 जो है इसमें बाल कल्याण समिति की स्थापना की बात की गई है, CWC हमने देख लिया। धारा 74 के अंदर क्या, तो बालक की पहचान प्रकाशित करने पर प्रतिबंध, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा है, धारा संख्या 74। इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी बालक है उसका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर प्रतिबंधित किया गया है कि किसी भी जो बालक होगा उसके पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा। ठीक है, धारा 74 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। धारा 101 जो है अपील की प्रक्रिया पर आधारित है। धारा 108 नियम बनाने का अधिकार केंद्र को होगा। तो ये सभी के सभी यहाँ पे जो मैंने 6-7 धाराओं को बताया है इनको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप एक बार फिर से देख लीजिए कि इस अधिनियम से कौन कौन से और भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो आप सभी को याद रखना चाहिए। पहला चीज़ क्या कि मैंने शुरुआत में ही इस वीडियो का बताया कि यह अधिनियम जो है JJ एक्ट 2000 को निरस्त करता है या फिर प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, 16 से 18 वर्ष के जो अपराधियों पर सख्ती की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम के अंदर। CARA को कानूनी दर्जा मिला इस अधिनियम के तहत ही। इसके बाद बालकों की पहचान उजागर करना अपराध है और सभी प्रक्रियाएं बालक के सर्वोत्तम हित में होगी। मतलब किसी भी तरह का प्रक्रिया की बात किया गया हो, दंड का बात किया गया हो, प्रावधान हो, उन सभी को लागू करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान जरूर रखा जाएगा कि बालकों के सर्वोत्तम हित की बात ही की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है इस अधिनियम से संबंधित इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को याद रखना चाहिए एज ए रिवीजन। लेकिन डीपली भी अगर आप पढ़ना है आप सभी को, तो मैंने यहाँ पे जितना अध्याय बताया इस अधिनियम से संबंधित, जितना मैंने धाराओं का यहाँ पे उल्लेख किया, उन्हीं धाराओं को आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा अधिनियम है और इतने सारे अध्याय हैं, इतने सारे धाराएं हैं, तो आप कितना पढ़ते रहेंगे। तो मैंने जितना यहाँ पे भी बताया उतना को आप डीपली जरूर पढ़ सकते हैं और रिवीजन के तौर पर ये वीडियो जो है मुझे लगता है सफिशियंट है। तो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम वीडियो का PDF प्रोवाइड कर देते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाता है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करिएगा टेलीग्राम के अंदर, हम सभी मिलके उसको शट आउट करेंगे। समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, पढ़ना बहुत सारा है, तो समय बर्बाद ना करें, सही से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।